हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर क्लास 10th केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं बच्चों। आप सभी हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको बेस्ट शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर हम कराते चल रहे हैं उसकी टेस्ट असाइनमेंट्स, जितनी भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए मैंने नई नई क्रिएट करके रखी है। वो सारा आप बैचेस में जाके, बैचेस के सेक्शन में, क्लास 10th के बैचेस में जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं भाई। तो नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी डिफिनेशन से। ठीक है, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके नाम का मतलब समझना जरूरी होता है, खास तौर पे चैप्टर्स में। तो केमिकल रिएक्शन, ध्यान से देखो, यहाँ पे दो टर्म है, एक केमिकल और एक है रिएक्शन। अब क्या होता है केमिकल और क्या होता है रिएक्शन, उसको समझते हैं। नीचे एक छोटी सी प्यारी सी डिफिनीशन है कि केमिकल रिएक्शन सर वो होगा जिसमें क्या होगा, नया सब्सटेंस बनेगा। ध्यान से देखो, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब कहने का ये है कि मान लो ये मार्कर है, अगर ये मार्कर कुछ और बन जाए, मान लो ऐसे रखे 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 धीरे धीरे सड़ गया, अब ये अभी सॉलिड फॉर्म में आपको एकदम मस्त चमकता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे ये क्या हो गया, कुछ अलग बन गया। तो जब भी कभी कोई नई चीज बनेगी ना, नई चीज मतलब अच्छी चीज नहीं होती, नई चीज मतलब कुछ भी, अब ये खराब होके एकदम हवा बन जाए या कुछ भी हो जाए, ये बदल जाए कुल मिला के। तो जब भी कभी कोई नई चीज का फॉर्मेशन होगा बच्चों, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और उस बदलाव को बोलते हैं बेटा केमिकल चेंज। उस चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज बोल देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे घरों में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दूध से दही बना लेना, है कि नहीं। दूध से दही बनाना क्या है बच्चों, एक केमिकल चेंज है। लिख लेना भैया, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, नई चीज बन गई और खाने में भी मस्त लगती है कि नहीं। या फिर सुबह सुबह जैसे आप लोग ब्रश करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ब्रश को आप दांतों में लगाया और मस्त कुल्ला उल्ला किया, तो उस जगह पे क्या कोई केमिकल चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। कैसे, जो आपके माउथ में जो गंदगी थी, जो बैक्टीरिया थे, वो सभी को क्या हुआ, एकदम सफाया हो गया उस ब्रश की वजह से। तो एक तरीके से नई चीज हो गई क्या, कि उनकी डेड बॉडीज बन गई, है कि नहीं। तो यहाँ पे टूथपेस्ट को यूज करना, ये भी क्या हो जाएगा भैया, केमिकल चेंज। पेस्ट, मतलब ऐसे अनगिनत हैं केमिकल चेंज जो कि हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सांस ले रहे हैं, हालांकि सांस लेना, हमारे पास ब्रीदिंग की बात हो अगर, तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि सांस लेते हैं तो सीना फूल जाता है हमारा। जब भी कभी शेप और साइज में चेंज आएगा तो हम बोलते हैं उस टाइप के चेंज को बच्चों फिजिकल चेंज। जैसे इसको तोड़ दूं तो एक फिजिकल चेंज हो गया, मतलब ये अलग अलग बट गया। तो अगर हम फिजिकल चेंज के अलावा बात करें, जब हम सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है हमारी सेल्स तक पहुंचती है कि नहीं। और सेल क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन की मदद से हमारे अंदर के ग्लूकोज को जला देते हैं। अब किसी भी चीज को बर्न करने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो यही ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन या फिर उसको बर्न करने में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो ध्यान से देखो, तो अगर कोई आपसे पूछे रेस्पिरेशन क्या है, तो याद रखना, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, वेयर एज ब्रीदिंग इज अ फिजिकल चेंज। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, बस। अब वो सांस अंदर गई, मतलब ऑक्सीजन अंदर गई, उसके बाद वो रिएक्शन हुई, वो जो पार्ट है उसको हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं बच्चों। तो रेस्पिरेशन हमारा क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। तो चलो इसको लिख भी लेते हैं भाई। यहाँ पे जैसे कि मैंने कई सारी फोटोज वोटो देखो रखी है, जैसे जो हमारे पास फल होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे पहले कच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं पहले, तो बीज होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर कच्चे रहते हैं, फिर वो पकते हैं। तो ये भी क्या है, एक टाइप का चेंज ही है। और कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है सर। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, यहाँ पे कोई चीज जल रही है तो हीट वीट एकदम इवॉल्व हो रही है, ये जलने के बाद नई नई गैसेस बन रही हैं। तो जब भी कोई नई चीज बनती हुई दिखे ना, तो दिमाग एकदम लगा देना किस पे, केमिकल चेंज पे। यहाँ देखो, मस्त ये क्या बोलते हैं इसको, एक तरीके की मान लो चेन है। अब ये चेन में क्या हो गया, जंग लग गई। पहले ये एकदम मान लो चमकती हुई होगी, अब इस पे जंग लग गई है, इट मीन्स क्या हुआ, कुछ नई चीज बन गई। नई चीज, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, नई चीज डजंट मीन कि अच्छी चीज, कुछ भी हो सकता है, बस अलग होना चाहिए। तो अब ये अलग हो गया, अब इसके ऊपर एक रस्टिंग आ गई और ये वीक भी हो गई है। ये चीज याद रखना, रस्टिंग से
कोई भी मेटल क्या होता है, वीक हो जाता है बेटा, ठीक है। इसीलिए हम लोग पेंट वगैरह करते हैं या इसकी बढ़िया सी वॉशिंग की जाती है चमक आने के लिए, समझ गए ना। तो ये सभी क्या है, केमिकल चेंज है। परंतु हमें फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में थोड़ा सा अंतर समझना आना भी जरूरी है भाई। क्या होते हैं भैया फिजिकल चेंजेस? केमिकल चेंज तो सर बता दिया आपने। फिजिकल चेंजेस क्या है? जैसे कि किसी चीज को ब्रेक कर देना भैया, ठीक है, किसी चीज को तोड़ देना। दूसरा एक और, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जो आइस होती है ना बच्चों, आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉलिड होती है। जब ये बेटा पिघल जाती है तो क्या बन जाती है सर? पिघल के बन जाएगी पानी। तो बेटा यहां से यहां पे जो कन्वर्जन हो रहा है, दुनिया वाले कहते हैं कि यहां से यहां में कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। मतलब कहने का, अगर ये 0 डिग्री पे आइस है तो ये जो वाटर बना है ये भी कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री वाटर पे। ध्यान से देखो, जो वाटर यहां था, जो H2O यहां था, वही H2O तो यहां भी होगा, है कि नहीं? क्या केमिकल फॉर्मूला सेम है? केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेम है। इट मीन सर कोई केमिकली तो चेंज नहीं आया। अब तुम लोग कहोगे सर थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो चेंज हुई है, यहाँ पे देखो सॉलिड में थी तो चिपके थे मॉलिक्यूल, अब ये थोड़े से फैल गए। पर यार वो बहुत ही वीक फोर्सेज हैं, उनको हम नेग्लेक्ट करें तो उसके हिसाब से देखा जाए कि भैया यहाँ स्टेट में चेंज आया है केवल केवल, और जो केमिकल कंपोजिशन था पानी का पहले, वही केमिकल कंपोजिशन अभी भी है। इस वजह से ये कैसा चेंज है बच्चों? फिजिकल चेंज में काउंट होगा। समझ पा रहे हो? मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे हो जाएगी? फिजिकल चेंज। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी जो पहले था वही पानी बाद में भी है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और चीज आती है भाई, क्या सर? देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल, लिख लो, बर्निंग ऑफ कैंडल। ये भी एक बड़ा फेमस सवाल रहता है, कई सारे पेपर्स में आता है कि जो सर कैंडल होती है उसको हम जलाते हैं तो उसको क्या बोलें? ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, एक कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। बर्न होगा तो धीरे धीरे ये क्या होगा? मेल्ट होगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बर्निंग यूज ना करने की वजह मैं इसकी जगह मेल्टिंग यूज करूंगा, थोड़ा बर्निंग से अलग सेंस जा रहा है, मेल्टिंग लिख देते हैं, ठीक है, अब ज्यादा ठीक है। मेल्टिंग ऑफ क्या? कैंडल। अब कैंडल क्या होगा? धीरे धीरे पिघलेगी और पिघलते पिघलते छोटी हो जाएगी। तो देखो शेप और साइज में चेंज आया। मैंने बताया था जब भी कभी कोई चीज टूटे, शेप साइज में चेंज आए तो एकदम दिमाग एकदम लगा दो फिजिकल चेंजेस में। फिजिकल मतलब एकदम आउटर अपीयरेंस चेंज हो जाए। केमिकल चेंज यानी एकदम कंपोजिशन में चेंज आ जाए। यहाँ तो पानी पानी है, यहाँ भी ध्यान से देखो तो जो कैंडल में पहले कंपोजिशन था वही है, बस बाद में क्या हो गया? उसमें लिक्विड फॉर्म में हो गया। पहले कैंडल में एकदम वैक्स जो थी एकदम सॉलिड फॉर्म में थी, अब वैक्स पिघल के इधर उधर फैल गई है बस। पर वैक्स तो वैक्स ही है अभी भी, है कि नहीं? अगर तुम चाहोगे इसको पिघला के एक उसमें मान लो क्या बोलते हैं, कढ़ैया में पिघला लो, अब वापस से इसको अगर तुम इसी शेप के उसमें डाल के जमा दोगे तो वापस से कैंडल बन जाएगी। इट मीन्स क्या कि फिजिकल चेंज को सर रिवर्ट भी किया जा सकता है। एक और बढ़िया पॉइंट आ गया कि सर फिजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं? रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। ये पॉइंट भी लिख लो, इनको क्या कर सकते हैं? वापस से ले जा सकते हैं, है कि नहीं? अरे यार ये पानी जो तुमने पिघलाया है, इस पानी को दोबारा बर्फ नहीं बना सकते? बना ही सकते हैं, बस हाँ थोड़ी एनर्जी लगेगी, पर ये रिवर्सिबल होते हैं। और जनरली जनरली तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं बच्चों वो इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ एक को छोड़ दो। एक बार केमिकल में चेंज हो गया ना तो उसको रिवर्स बैक करना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों, रिवर्स बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से केमिकल चेंजेस काफी खतरनाक भी होते हैं कई जगह पे, ठीक है। जैसे स्किन है, किसी की स्किन जल गई, अब ये केमिकल चेंज है, वो वापस से थोड़ी तुम उसको कर सकते हो किसी तरीके से, है कि नहीं? अब मान लो तुम्हारा हाथ कट गया, ये कैसा चेंज है? अब देखो यहाँ पे कई सारे देखो, जैसे कि अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ कैंडल की तो इसमें दोनों चेंजेस इन्वॉल्व हैं बच्चों। ये हमारे कई बार ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मैं देखो कंपोजिशन वाइज बात करूं तो यहाँ जो कैंडल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है और जल रही है और CO2 प्रोड्यूस कर रही होगी, तो तब तो सर इसमें केमिकल चेंज भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कुछ जगहों पे ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बहुत ही मतलब एकदम साथ ही साथ होते रहते हैं, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है। जनरली जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बताओ कौन सा फिजिकल चेंज है, तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें से सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस होंगे, वहां पे आप समझ जाओगे कि इसमें अच्छा फिजिकल चेंज की बात हो रही है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कभी भी ब्रेकडाउन की या फिर नई कोई चीज टूट गई ऐसी बातें होंगी तो आप समझ जाना फिजिकल चेंज है, ठीक है।
और केमिकल चेंज के लिए आपको कंपोजिशन में चेंज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पास थोड़ी सी केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ते ही अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा सर, केमिकल रिएक्शन तो आपने बताया नहीं। तो केमिकल रिएक्शन यही था अपने पास कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कोई नई चीज बनती है। इन विच कोई नई चीज क्या हो रही है बच्चों? फॉर्म हो रही होती है सर। तो देखो भाई, अब क्या होगा हमारे पास, ये जो है कहाँ गया, यहाँ पे पता है, पूछा गया हमसे कि आखिर कैसे पता करें कि कोई चीज नई चीज बनी है। क्या कोई उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई उसके लिए मतलब चीजें हैं जिससे हम देख के पता लगा सकें? तो बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 5 ऐसी चीजें लगी हैं, लिखी हुई है, जिसको आप देखें अगर कभी तो आप टिक कर सकते हैं कि अच्छा सर यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी केमिकल चेंज हुआ है। कौन कौन सी वो चीजें हैं, ध्यान से देखो भैया। पहला तो चीज है भैया एवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला चीज क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी भी आपको कोई गैस वैस निकलती दिखे, मतलब कभी भी कोई चीज आपको गैस, जैसे मैं इसी मार्कर को जला दूं तो अब गैस निकल रही है, इट मींस कैसा चेंज हो रहा है? केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब अभी आपको प्रेसिपिटेट हो सकता है ना पता हो। अभी के लिए ऐसे समझाने के लिए मैं बात करूंगा कि मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है भाई, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूं, नमक डाल दूं और इसको घोल दूं, तो क्या थोड़ी देर बाद नमक आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बढ़िया से डिजोल्व हो जाता है। चीनी भी डालोगे, चीनी भी घुल जाती है। लेकिन अगर मैं इसमें पत्थर डाल दूं तो वो पत्थर इसमें के नीचे आके क्या करेगा? बैठ जाएगा, मतलब नीचे दिख जाएगा आपको। इट मीन्स सर, प्रेसिपिटेट कुछ ऐसी चीजें होती हैं बच्चों जो कि हमारे पास इनसॉल्युबल होती हैं, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं, जो कि हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए लिख लो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। ठीक है ना, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, इन्हीं को बोल देते हैं भैया प्रेसिपिटेट। तो कभी भी प्रेसिपिटेट बनता दिख जाए रिएक्शन रिएक्शन होने के बाद, ये नहीं कि पत्थर डाल दिया और कुछ रिएक्शन भी नहीं हुई और प्रेसिपिटेट बोल दिया, नहीं। रिएक्शन होने के उपरांत अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है तो भैया वहां पे केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है। फिर अगर कलर में चेंज दिखे, अगर कलर में चेंज दिखे, मैं आपको कलर में चेंज दिखाऊंगा करके, जिसमें मैं एसिड में अगर हम कोई इंडिकेटर डालें तो कलर अलग देता है, बेसिस में डालें तो कलर अलग होता है। तो ऐसे चेंजेस बच्चों हमें बताते हैं कि सर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, अर्थात केमिकल चेंज हो रहा है। क्लियर है? चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। भाई अगर कभी टेम्परेचर में चेंज आए, जैसे मैं ये बॉटल ले लूं, इसमें पानी था, इसमें मैंने कोई चीज डाली और देखा कि अरे बॉटल भरी गर्म हो गई, इट मीन्स कि सर जो आपने चीज डाली उसने रिएक्ट कर लिया इस पानी के साथ। यही कहने का मतलब है। देखो एक सोडियम करके एक मेटल होता है, उसको अगर डालें तो फट जाएगा एकदम, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है वाटर के साथ। तो याद रखना, जब भी कभी ऐसी चीज हो, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिले, ये सभी चीजें आफ्टर द रिएक्शन देखने को मिलेंगी। ये नहीं कि पहले है रखा हुआ देख लिया, नहीं। आफ्टर द रिएक्शन अगर ये चीजें दिख रही हैं आपको, तो आप समझ जाइए वहां पे रिएक्शन ही हुई है। मतलब आफ्टर द, जो भी आप चीजें की उसके आफ्टर जो आपको ये फीडबैक दिखे, उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं केमिकल चेंज। ठीक है। अच्छा, फिर है चेंज इन स्टेट। वही जो आपने अभी बात की, चेंज इन स्टेट भी कई बार को केमिकल रिएक्शन का मतलब बताता है हमें, पर हर जगह नहीं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ कोई केमिकल चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं था, वो फिजिकल चेंज था तो। पर कुछ एक चेंज इन स्टेट्स आएंगे आगे चल के जिसमें हम देखेंगे केमिकल एनर्जी का या केमिकल कंपोजिशन का चेंज हो रहा है। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है। तो इतनी बातें लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। मतलब हर साल बोर्ड में पूछा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बता दो। तो ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे बच्चों। इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम देखते हैं आगे क्या है भैया हमारे पास। आगे बच्चों इन्हीं को एक्सप्लेन किया है, वन बाय वन इनको भी समझते हैं। पहले पिछला वाला लिख लिया ना आपने, ये पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है। अब बात आती है सर एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इसको इन डेप्थ समझते हैं कि क्या है एक्चुअल एवोल्यूशन ऑफ गैस, एग्जांपल क्या है इसके। क्योंकि बेटा बोर्ड्स में आते हैं, पूछा आता है कि भैया एवोल्यूशन ऑफ गैसेस के लिए हमें 2-4 एग्जांपल दो। क्यों आखिर लगता है आपको कि एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब केमिकल चेंज? तो भैया अब देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, ध्यान से पढ़ो। बोला गया कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। मतलब कई सम केमिकल रिएक्शंस को हम बताते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं कुछ एक एवोल्यूशन ऑफ गैसेस को देखते हुए। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स
are reacted with dilute sulfuric acid, the bubbles of hydrogen gas are produced. So the chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized. मतलब इनके कहने का है कि सर जी जब हमने जिंक लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे जिंक के पत्थर टाइप के, ठीक है ना, जो दानेदार होते हैं, जब उसको हमने डाइल्यूट H2SO4 में डाला, देखो डाइल्यूट क्या होता है, अब आराम से समझते चलो, कोई बहुत ज्यादा भागने वाली बात नहीं है। डाइल्यूट देखो बच्चों क्या होता है, ये चीज समझनी जरूरी है। डाइल्यूट और एक चीज होती है बेटे कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। तो जब भी कभी मैं डाइल्यूट की बात करूंगा, फिर से बॉटल का काम लेते हैं, मान लो इसमें पानी आधा है, ठीक है, और इसमें तुमने क्या किया, 2 चीनी के टुकड़े लेके डाल दिए। अब तुम्हें पता है कि इसको पियोगे तो मीठा उतना लगेगा नहीं, लेकिन अगर मैं 2 की जगह एकदम मुट्ठी भर चीनी डाल दूं इसमें, फिर घोल दूं, काफी ज्यादा मतलब चीनी हो जाएगी। तो बच्चों वही हिसाब है यहाँ पे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का। ये जिसमें हम कोई चीज डिसॉल्व कर रहे होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं बच्चों। और जो चीज ऊपर से थोड़ा अमाउंट में डालते हैं ना, छोटे से अमाउंट में, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूट बोलते हैं सर, जो छोटे कम मात्रा में होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर कोई चीज को हम मिला रहे होते हैं। इसको समझते चलना, 11-12 तक आपको काम आएगा ये चीजें। सॉल्वेंट क्या है, जो भैया हमारे पास ज्यादा मात्रा में है, जिसके अंदर किसी चीज को हम डिसॉल्व करा रहे हैं। और सॉल्यूट क्या है, छोटे मात्रा वाली चीज जिसको हम उस सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं। तो ठीक है, अगर आपने हल्की सी चीनी डाली, आपको पता है सर उतना मीठापन नहीं आएगा। क्यों, कैसे पता है, आपको फीलिंग से पता है। यही फीलिंग आपकी यहां लगनी है। अगर डाइल्यूट लिख देता है ना, तो डाइल्यूट का मतलब ही देखो डी से एकदम डी ग्रेड एकदम लग रहा है ना। तो डाइल्यूट मतलब बहुत ही कम मात्रा में उसमें क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, वेरी लेस सॉल्यूट। लिख लो भैया, डाइल्यूट मतलब वेरी लेस सॉल्यूट, ठीक है। और जनरली यहाँ जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट बेटा पानी होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जनरली पानी होता है। मतलब क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर मान लो है, उस चीनी का डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब चीनी बड़ी कम है, पानी खूब ज्यादा है। जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन पानी में डाले जाते हैं, कुछ एक होंगे जो इथेनॉल में या अलग अलग मिक्सचर सॉल्वेंट्स के अंदर डाले जाते हैं, पर इन जनरल पानी के अंदर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन की। और अगर कहीं लिखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड बड़ी कम है, पानी ज्यादा है उसके अंदर। समझ लो, सल्फ्यूरिक एसिड के 1-2 बूंद है, पानी खूब सारा है, कहने का मतलब ये। जबकि कंसंट्रेटेड अगर लिख दिया है, इसका मतलब वेरी इसका मतलब मोर सॉल्यूट। ये क्या लिख दिया सर ऊपर, सॉल्यूट लिखो, वेरी लेस सॉल्यूट। इट मीन जो कंसंट्रेशन है ना, ये मतलब जो मात्रा है कि भैया कोई चीज कितनी उसके अंदर डिसॉल्व है, वो हम बात करते हैं उसके जो चीज हम डिसॉल्व करा रहे थे उसके टर्म्स में, यानी कि सॉल्यूट के टर्म्स में। अभी ज्यादा नहीं दिमाग लगाओ, बस याद रखो डाइल्यूट के केस में वाटर ज्यादा होता है और जो सॉल्यूशन है वो कम होता है, जबकि कंसंट्रेटेड में वाटर कम होता है, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अब नाउ कमिंग बैक टू अवर, जो हमसे बोला गया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोला था, है ना। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा क्या चीज ज्यादा होगी, पानी ज्यादा होगा सर, और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड सर बड़ी कम होगी। तो इस बार ऐसे लिख देते हैं डाइल्यूट को ऐसे, ठीक है। तो बोला क्या गया है, जब जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्शन की, तो आगे हम पढ़ेंगे इस रिएक्शन का एक नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बनता क्या है, ये चीज लिख लो, ZnSO4 बनेगा बच्चों, और साथ में H2 गैस यहां से इवॉल्व होती है। H2 गैस क्या होती है, इवॉल्व हो जाती है। मैं थोड़ा सा इसको ना ऐसे लिखूंगा छोटा करके, सो दैट पूरी चीज है, ZnSO4 प्लस का H2 गैस विल इवॉल्व। एवोल्यूशन ऑफ गैस का सिंबल होता है ये अपवर्ड एरो, याद रखना। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस का सिंबल क्या होता है, ये अपवर्ड वाला एरो, जबकि प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो बनता है। ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें सीखो और समझो। और एक और चीज है, ये देखो, अब ये जो चीज लिखी है मैंने, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब फिर से अपने चैप्टर के नाम में आ जाते हैं थोड़ा सा। नाम क्या था सर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाम क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम था। रिएक्शन तो हमने समझ लिया केमिकल रिएक्शन क्या है, और इक्वेशन समझने का वक्त आ चुका है। इक्वेशन समझने का क्या आ चुका है, वक्त आ चुका है सर। तो देखो भाई, लिखो इसको भी,
क्या होती है केमिकल इक्वेशन, लिख लो। अबाउट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन, यार सर स्पेलिंग मिस्टेक बड़ी करते हैं। इक्वेशन लिखो बच्चों। अ केमिकल इक्वेशन is a type of equation which represents substances, those are taking part in a chemical reaction। कहने का मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन को ही एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है केमिकल इक्वेशन। क्या बोला मैंने? केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल रिएक्शन को ही इक्वेशन के तौर पे लिखने का जो तरीका है बच्चों, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और इसको बक्से में लिख लेते हैं भैया हम लोग, ठीक है? बक्से के अंदर इसको लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है? चलो चलो जी, चलो जी। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है? अरे यार मार्कर गिर गया। यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास? यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है सर, जहां पे जिंक ने क्या किया, इस H2 को अलग कर दिया और खुद जाके बैठ गया, ZnSO4 बना दिया। बच्चों ये जो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, इसमें हमने जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है ये अभी इनप्रॉपर है। क्यों? क्योंकि एक जो परफेक्ट केमिकल इक्वेशन होती है उसके अंदर एकदम बढ़िया से इंफॉर्मेशन भी होती है अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। मतलब कहने का क्या है कि सर जी आपकी जो डेफिनेशन थी केमिकल इक्वेशन की, इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करने पड़ेंगे। लिख लो यहाँ पे, इट गिव्स, ओ सॉरी, इट ऑल्सो गिव्स, इट ऑल्सो गिव्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन about reactants and products। अब क्या होते हैं reactants and product, वो भी अभी क्लियर होगा। प्रोडक्ट्स अभी के लिए बस नोट करते चलो। मतलब कहने का है कि ये हमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किसके बारे में सर? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में, जो उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे होते हैं बच्चों, ठीक है? जो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे होते हैं, पार्ट ले रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिंक है, H2SO4 है, ZnSO4 है, H2 है। पर इसको हम परफेक्ट केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब सारी इंफॉर्मेशन कैसे होगी? यहाँ पे लगाना पड़ेगा S। ये S क्या बता रहा है? ये बता रहा है बच्चों सॉलिड स्टेट को, कि ये जो जिंक है सर ये सॉलिड स्टेट में है। जब हम कभी सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टेट्स को भी मेंशन करते चलते हैं बच्चों, तब जाके हमारी एक केमिकल इक्वेशन परफेक्ट केमिकल इक्वेशन कहलाती है। कई बच्चे यही सब भूल जाते हैं और इसके भी बोर्ड्स में नंबर कटते हैं। इसलिए आपको समझाना मेरा काम है और इसको याद करना आपका, ठीक है? तो यहाँ पे ये एस मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट मतलब है इसका, लिखते भी चलना। अभी तुम लोग छोटे हो, अभी धीरे धीरे क्लियरिटी मिलेगी। और सॉलिड स्टेट मतलब जैसे ये सॉलिड ही तो है, तो ऐसे ही जिंक होगा, एकदम छोटे छोटे पत्थर टाइप का, ठीक है? फिर हम उसको किसमें डालेंगे? H2SO4 में सर डालेंगे। और H2SO4 का स्टेट कैसा होगा सर? ये स्टेट होगा बच्चों लिक्विड का, या फिर एक्वस लिखना चाहिए, बिकॉज हमने सॉल्यूशन ले रखा है इसका, AQ। AQ का मतलब है एक्वस, AQ एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि पानी के अंदर उसको डाल के रखा है। और डाइल्यूट है तो डाइल्यूट यहां लिख देते हैं। इस तरीके से देखो, इनको जो स्टेट्स होते हैं उनको हम सब स्क्रिप्ट्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सब स्क्रिप्ट्स, मतलब एकदम छोटा सा नीचे। जैसे H2O में ये 2 है ना, ये आपको पता है कि नीचे लिखा जाता है, और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट जो कि ऊपर लिखा जाता है। तो हम इनको सब स्क्रिप्ट्स में लिखते हैं बच्चों, ठीक है? अब यहाँ जो ZnSO4 बच रहा है बेटा,
ये कैसा बच रहा है हमारे पास सर, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, है कि नहीं भाई। H2SO4 हमने क्या किया, लिक्विड एक्वस फॉर्म में डाला इसको, तो अब ये भी कैसे फॉर्म में हो गया, एक्वस फॉर्म में हो गया सर। और जो H2 बन रहा है बच्चों, ये इवॉल्व तो होगा, पर इसका जो स्टेट होगा बच्चों, ये गैसियस फॉर्म का स्टेट होगा, तो G लिखेंगे इसके आगे, और सिंबल वैसे ही बनाए रहेंगे। बोलो क्या क्लियर है क्या ये बात? हाँ जी सर, समझे क्या? तो ये चीज बड़ी जरूरी है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी है, इसी के नंबर है, ठीक है। और एक और चीज, बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड। अभी तो चलो मैं कर दे रहा हूँ, ऐसी रिएक्शन दिखा रहा हूँ जो बैलेंस्ड है पहले से, पर आगे चल के हमको बैलेंस भी करना पड़ेगा, और बैलेंसिंग के लिए स्टेप्स भी सीखने पड़ेंगे, और बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। देखो ये सब जिंक, हाइड्रोजन, ये सब आपने नाम तो सुन रखे हैं 9th में, बस आपको धीरे धीरे उनको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, डेफिनेशन बताओ। केमिकल इक्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले सभी सब्सटेंस को अगर हम रिप्रेजेंट कर देंगे लाइन में, इक्वेशन के फॉर्म में, तो लो भैया बन गई ये केमिकल इक्वेशन। अब इसको भी मैं बक्से में कर देता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भूल ना जाना कहीं तुम, ठीक है। इसको भी लिख लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखे? अब देखो भाई अगला क्या है, अगला है सर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी एक अच्छा चीज है यार। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब है कोई इनसॉल्युबल सी चीज सर बन के तैयार हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बना रखा है, अब इसको फिर से वही बात है, अब इसमें हमें रिएक्शन इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। रिएक्शन तो आपके सामने लिखी है, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ, इक्वेशन लिखना बताऊंगा। देखो क्या है, प्रेसिपिटेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेशन या फिर प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट प्रोडक्ट। और प्रेसिपिटेशन क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा होगा, वही लिखा है यहाँ पे। व्हेन कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। सर लेड नाइट्रेट क्या होता है सर? देखो बेटा, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है लेड नाइट्रेट। जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं भैया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यानी कि Ki के साथ सर, तो हमारे पास एक येलो पीपीटी फॉर्म होता है लेड आयोडाइड का। मतलब क्या है कहने का, देखो ध्यान से, हमारे पास भैया PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको सही से लिखते हैं यहाँ पे, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki। जब इसकी रिएक्शन Ki के साथ बच्चों हमने कराई, तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, एक तो बनता है बच्चों PbI2, जिसको हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या बोलते हैं? लेड आयोडाइड। और सर ये पीला रंग का होता है, इसको मैं लिख देता हूं लेड आयोडाइड। इनके नाम भी देखो बड़े इंपॉर्टेंट है, जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो नीचे इनके नाम लिखने भी बड़े जरूरी हैं, ठीक है। जैसे ये क्या था, पोटेशियम आयोडाइड था सर, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या था सर, लेड नाइट्रेट था सर। मैं मानता हूं अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, अभी तुम्हें याद भी नहीं होगा ये कुछ दिनों तक, पर याद रखना एक चीज, कि जिस चीज में मेहनत लगती है वो चीज बड़ी काम आती है लाइफ में, ठीक है। तो अभी शुरुआत का टेंशन मत लो, 2-4 दिन कई जगहों पे देखोगे, स्कूल में भी इसको जब देखोगे आपको खुद ही याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस देखते रहो, जो चल रहा है उसको सीखते रहो, क्योंकि कोई भी घर से नहीं सीख के आता है, धीरे धीरे सभी ऐसे ही सीखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस है, इसमें Ki के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, बनेगा PbI2। इस Pb ने इस आयोडीन को ले लिया, और सर K क्या करेगा, NO3 को लेके KNO3 बनाएगा। अब बात है रिएक्शन सर बैलेंस्ड नहीं है, रिएक्शन बैलेंस सर नहीं है। अब नहीं है तो हमें करनी पड़ेगी बैलेंस। तो देखो भाई कैसे करूंगा मैं बैलेंस। इस बार बैलेंस करने का बड़ा आसान तरीका है। देखो यहाँ पे 2 आयोडीन है, इधर बेचारी 1 आयोडीन है, यहाँ 2 NO3 है, यहाँ बेचारा 1 NO3 है। तो सर इसके आगे 2 लगा दो, और एक 2 इसके आगे भी लगा दो, क्योंकि पोटेशियम भी इधर 2 हो गए, ये 2 हो गए, आयोडीन इधर 2 है, इधर 2 हो गए, सब बैलेंस हो गया। मतलब ये देखो, ये जो बैलेंसिंग का खेल है ये हिट एंड ट्रायल है, आपको एक एक नंबर सोचना है क्या लगा दें कि भैया बैलेंस हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो ये धीरे धीरे दिखने भी लगेगा आपको, टेंशन नहीं लेने का बस।
अच्छा, इसका नाम क्या है सर? पोटेशियम नाइट्रेट इसका नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट कौन है सर इनमें से? प्रेसिपिटेट तो ये है PbI2 का। तो इसके आगे डाउनवर्ड एरो बनाना है, मैंने बताया था ना। अपवर्ड एरो तब बनाना है जब गैस निकल रही होगी कोई, और डाउनवर्ड एरो तब बनाना है जब प्रेसिपिटेट बन रहा होगा बच्चों। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसका नाम और इसका फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि पेपर में आपको ये पूरा सटीक लिखना पड़ेगा बेटा। अभी तो चलो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, लिखता चल रहा हूँ, पेपर में आपको इसको याद करके अपने आप से लिखना पड़ेगा। तो ये तो कम से कम याद रखो, PbI2 कैसा होता है? येलो कलर का होता है, रंग याद रख लो, ठीक है। कलर क्या है? येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये लेड आयोडाइड है जिसका रंग सर येलो कलर का है। और ये एक रिएक्शन का टाइप है बच्चों, जो कि हम आगे अच्छे से समझेंगे। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछली वाली कैसी थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सर टाइप थी, और ये वाली डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है हल्का सा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बात करें तो चेंज इन कलर की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरे में देख लेता हूं। ठीक है, चेंज इन कलर की बात करते हैं भाई। जब भी कभी चेंज इन कलर देखने को मिल जाए तो भी समझ लेना वहां केमिकल रिएक्शन हो गई है सर, और वो केमिकल चेंज को भी दर्शा रहा है। जैसे कि सर पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का था हमारे पास। अब इससे देखो, ये लोग ऐसे इसीलिए लिखते हैं ताकि आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला भी याद करना पड़े और भैया उसका रंग भी। तो अब चलो मजबूरी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। और सर इसका रंग कैसा होता है? ऑरेंज होता है। तो चलो ऑरेंज कलर से ही लिख देते हैं इसको, याद रखने में और आसानी होगी। अब ऑरेंज कलर है नहीं क्या मेरे पास? कलर पिक कर लेते हैं, रुको। ऑरेंज 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 किधर है भाई? अरे यार, इसमें तो लगता है ऑरेंज ही नहीं मिलेगा मुझे। चलो जो भी है, ऑरेंज तो नहीं मिला, हो गया शायद से। K2Cr2O7 इसका नाम है भैया, पोटेशियम का डाइक्रोमेट नाम है भाई, ठीक है। बोला है जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं सर इसके थ्रू, तो इसका रंग हो जाता है कैसा? पोटेशियम डाइक्रोमेट, द ऑरेंज कलर चेंजेस टू ग्रीन। ऑरेंज कलर किस में चेंज होता है सर? ग्रीन कलर में चेंज होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड पास कराते हैं आप, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 सर। मतलब कहने का यह है कि भैया जब सर K2Cr2O7 SO2 के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, तो कुछ नया तरीके का कंपाउंड बनेगा जो कि कैसा होगा सर? ग्रीन कलर का। ये रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है, ये कंपाउंड भी क्लास 12th में आप लोग जब पहुंचेंगे, डी ब्लॉक चैप्टर आएगा, वहां आपको इसका प्रिपरेशन पढ़ना होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ये जस्ट ऐसे ही मैंने रखा है ताकि आपको बस एक पल को थोड़ा सा फ्लेक्स मार सकूं, बौकाल दिखा सकूं कि भाई देखो ऐसे ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले भी हमें याद करने हैं, ठीक है। पर टेंशन मत लो, कलर थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे मेन एम कलर का है, ठीक है। मेन एम क्या है? कलर का। अच्छा, कलर चेंज की क्या पिछली वाली भी रिएक्शन थी? हाँ सर, ये भी कलर चेंज की है। कैसे? देखो, बोला था कि हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का, यानी कि ये भैया इसका रंग क्या है सर? व्हाइट रंग है। देखो, लेड नाइट्रेट का रंग क्या था सर? व्हाइट था। तो इसको व्हाइट से ही लिखते हैं भाई, इसका रंग था व्हाइट। और जब मैंने इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो इसका रंग कैसा हो गया सर? येलो कलर का PPT हो गया। तो यहां भी तो कलर चेंज हुआ है, व्हाइट से येलो कलर। तो एक ये रिएक्शन याद रखना कलर चेंज के लिए, और एक ये भी याद रखना जो अभी मैंने बात की पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ऑरेंज से ग्रीन कलर में हो गया। किसमें हो गया भाई? ग्रीन कलर में हो गया। थोड़ा मैं वैसे कलर से लिख देता हूँ, रेड से कलर। बाकी ये जो PPT है बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आराम से जाके डाउनलोड कर लेना। पर फिर भी मैं यही कहूंगा भाई, खुद के नोट्स आपको खुद से बनाने चाहिए, ठीक है। लाइफ लॉन्ग काम आते हैं और पढ़ने के टाइम पे भी तुरंत से रिकॉल हो जाता है, अच्छा ये मैंने तब लिखा था। अगला है चेंज इन टेम्परेचर भाई। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना भी मैंने बताया उसमें आपको सहूलियत दी कि चलो कोई बात नहीं, इतना याद कर लो, इतना याद कर लो। पर भैया ये पूरा याद करना है जो मैं तुम्हें समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तो PYQs में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझो भाई, ध्यान से समझना।
चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या है सर? कभी भी चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिले मतलब वहां पे रिएक्शन हुई है। एक बहुत ही बदनाम रिएक्शन है बच्चों क्विक लाइम की। क्विक QUICK क्विक लाइम। जब हम क्विक लाइम को सर पानी में डाल देते हैं ना तो कुछ बनता है और बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व मतलब कहने का क्या है कि बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है। आप बीकर के अंदर मान लो सोडियम ये क्विक लाइम डाल दिया आपने और पानी उसमें मिला है तो एकदम से बीकर गर्म हो जाएगा, हो सकता है वो फट जाए गर्म होकर, इतना ज्यादा मतलब बहुत ही खतरनाक हीट निकलती है। और बच्चों एक और नाम मैं बताना चाहूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले। क्या बोला मैंने? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन कवर करेंगे ना अभी आगे तो वहां पे इनकी बातें होंगी। अभी के लिए लिख लो रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। हीट इज प्रोड्यूस्ड। और ये कैसी टाइप की रिएक्शन है भैया? टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। हमारे पास जब हीट प्रोड्यूस होगी चेंज तो हो ही जाएगा टेम्परेचर का, है कि नहीं? क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? लिखा भी हुआ है खैर, कैल्शियम का ऑक्साइड। इसको यहां की जगह यहां लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, राइट? CaO। इसको क्या करना है? पानी के अंदर डालना है यानी प्लस H2O कर देना है। और इसके बाद क्या बनेगा वो भी हमें याद रखना है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम्स बच्चों। देखो भाई क्या बनता है CaO, थोड़ा सा मोटा करके लिखता हूं ताकि तुम लोग के दिमाग में चला जाए। CaO प्लस में H2O। क्या बोला मैंने? CaO प्लस में H2O क्या बनेगा? ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये बन जाएगा सर CaOH का होल ट्वाइस। देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल सर। देखो यार इधर OH का होल ट्वाइस का मतलब है यहाँ दो ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी दो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, और एक कैल्शियम है एक कैल्शियम है, यानी रिएक्शन भी बैलेंस है। और लेकिन हाँ थोड़ा सा हमने क्या बताया था कि रिएक्शन बैलेंस होने से ही वो केमिकल इक्वेशन नहीं बनती, उनके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टेट्स भी हमें लिखने होते हैं सर। तो भैया ये सर कैसे फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। ये सर कैसे फॉर्म में होगा? जनरली सॉलिड फॉर्म में देखा जाता है। और ये कैसे फॉर्म में बनेगा सर? एक्वस फॉर्म में बनेगा। देखो लिक्विड और एक्वस में क्या फर्क है? लिक्विड मतलब पानी खुद ही है तो वो एक्वस थोड़ी बोलोगे, लिक्विड बोल दो। और एक्वस फॉर्म मतलब पानी के अंदर कुछ चीज आ चुकी है। कौन आ गया है पानी में? ये आ गया। तो एक्वस का मतलब भी यही है। ऐसा मत सुनना पानी गायब हो गया, वाटर यहाँ भी है वाटर इधर भी है। जिस बीकर में मान लो ये बॉटल है इसमें मैंने रिएक्शन करा, इसमें पानी था, इसमें मैंने बाहर से कैल्शियम ऑक्साइड डाला जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। तो इसने क्या किया? रिएक्शन कर लिया और ये बना दिया। तो सॉल्यूशन में ये तो है पर साथ ही साथ पानी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब पानी को दोनों साइड लिखेंगे तो कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ एक्वस लिख दिया और यहाँ पे पानी लिखा रहने दिया। तो एक्वस का मतलब ही है वाटर के अंदर सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या है? सॉल्यूशन इन वाटर। लिखते चलो भाई, सॉल्यूशन इन वाटर। ये चीजें कई लोगों को बड़ा परेशान करती हैं कि सर एक्वस लिक्विड सॉलिड ये सब क्या क्या है। तो आप लोग को ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है सर? क्विक लाइम है। जैसे सबके दूसरे नाम होते हैं, दोस्तों में कई सारे नाम होते हैं, वैसे ही इसका नाम क्विक लाइम है। और ये जो चीज बनी है बच्चों इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं सर? सर इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम या फिर नींबू पानी भी कहते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नाम एज लाइम वाटर। ठीक है, दोनों इसके नाम है भाई। इतना डिटेल बहुत है, याद रख लो इसको। ये कैसा भैया? चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे भैया हीट भी निकल रही है, प्लस का हीट लिख लो। ठीक है, प्लस का हीट लिख लो भाई। चलो भाई इसको पूरे को याद रखना, पेपर में बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ फिर से, बहुत ये नाम बदनाम रिएक्शन है, नाम क्या ही होगा इसका, मतलब बहुत बार पूछी गई है और आपके भी पेपर में फिर से आ सकती है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार। ये जिसको नहीं आता मतलब क्लास 10th में उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि ये पहले ही चैप्टर में है और इतनी बार आ जाती है। एनसीईआरटी में भी देखोगे ना तो पहले चैप्टर में भी है, दूसरे चैप्टर में भी है, तीसरे में भी इवन आ जाती है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख दूं क्या, मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ वरना तुम लोग भूल जाओगे। IMP लिख लो, ठीक है। चलो भाई, फिर मैंने एक ऐसे ही फोटो लगा दी है, शायद ऐसा, ये फोटो क्यों लगाई? अच्छा, यहाँ पे भी लकड़ी उकड़ी जल रही है, हीट वीट निकल रही है, तो मतलब एक तरीके कहने का था कि सर ये जो रिएक्शन होती है ना, कार्बन प्लस O2 CO2, जो बचपन से मतलब लोग सुनते हैं कि C+O2 क्या CO2, ये भी कैसी रिएक्शन है सर? चेंज इन टेम्परेचर वाली है, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है? एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एनर्जी निकले। जैसे लकड़ी को जलाओगे तो भैया हीट निकलेगी कि नहीं, उसी को लोग मतलब सेक लेते हैं ठंडक में, तो वही चीज है। ऐसी टाइप की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। और कार्बन प्लस O2 गिव CO2 बहुत ही बदनाम रिएक्शन है इसके अंदर। चलो अगली है भाई चेंज इन स्टेट, जो कि हमारे पास दे रखा है चेंज इन स्टेट। द कंबशन रिएक्शन ऑफ द कैंडल वैक्स, यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है लेकिन कंबशन हो रहा है। ध्यान से समझो बात को। देखो भैया, हमारे पास क्या है, कैंडल है सर, ठीक है, ये क्या है, कैंडल है। थोड़ा सा शोर शराबे को इग्नोर करते चलना और ध्यान लगा के सुनना। ये क्या है, कैंडल है। थोड़ा सा कैंडल बढ़िया बनाते हैं, बर्थडे कैंडल जैसी। अब देखो भाई, ये बन गई मेरे पास कैंडल, है कि नहीं? चलो, अब कैंडल क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है बोल रहा है। मतलब कंबशन का देखो, जब भी कंबशन का जिक्र हो जाए ना, तो कंबशन एक अलग चीज है, बर्निंग मेल्टिंग अलग चीजें हैं। कंबशन का मतलब रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो बच्चों यहाँ पे रिएक्शन हो रही है कैंडल की। अब कैंडल के अंदर क्या होगा, वैक्स होगा सर, और वैक्स क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बच्चों कुछ गैसेस बनाएगा। क्या बनाएगा, गैसियस प्रोडक्ट्स बनाएगा। अब इसमें CO2 भी हो सकती है, NO2 भी हो सकती है, अलग अलग कैंडल जैसी होगी, जिस चीज से बनी होगी वैसी वाली गैसियस प्रोडक्ट्स निकलेंगे, प्रोडक्ट्स। और बच्चों ध्यान से देखो, यहां से वैक्स किस स्टेट में बच्चों, सर वैक्स सर सॉलिड थी, पहले जब जली नहीं थी तो वो सर सॉलिड थी। और जो गैसेस प्रोडक्ट्स बने हैं और जो बचा हुआ लिक्विड है, साथ में क्या रहेगा, साथ में सर लिक्विड भी बचा हुआ रहेगा, लिक्विड वैक्स, लिक्विड वैक्स या वैक्स लिख देते हैं, और इसका स्टेट लिख देता हूं मैं लिक्विड। साथ में देखो वैक्स खत्म नहीं होगी, पर ये लिक्विड फॉर्म में अब हो जाएगी। किस फॉर्म में हो जाएगी, लिक्विड। एक्वस में लिखना बेवकूफो, पानी थोड़ी आ जाएगा, है कि नहीं, सॉलिड से लिक्विड में चल जाएगी। समझे क्या? तो सर यहाँ भी वैक्स है, वहां भी वैक्स है, बस क्या हुआ है, चेंज इन स्टेट हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और अ केमिकल चेंज। पर याद रखना यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, कंबस्टन। क्या यूज हुआ है, कंबस्टन। अगर मेल्टिंग ऑफ इसकी बात करता तो वो कैसा चेंज होता बच्चों, फिजिकल चेंज होता, याद रखना, ठीक है। क्योंकि मेल्टिंग में हम केवल और केवल इसके शेप साइज में चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो वैसे बात करते हैं, ठीक है। ओके, अब चलो कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, अभी तक जितना भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है ये लो। वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, रेस्पिरेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये भी समझो। देखो भैया, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है बेटा, रेस्पिरेशन का मतलब होता है, नहीं वो सांस लेना को नहीं, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब है ये जो ऑक्सीजन आपने ले आए हैं, इसकी मदद से C6H12O6 को जला देना। अब ये क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास ग्लूकोस, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोस। ग्लूकॉन डी पिया होगा आपने, तो वैसा ही कुछ सफेद टाइप का दिखता है ये, और इसका नाम है C6H12O6 या फिर ग्लूकोस, ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब क्या होगा भैया, ऑक्सीजन के साथ ये जल के क्या जल जाता है, ये जल के सर बहुत सारे प्रोडक्ट्स वैसे तो बनता है। अगर हम कंप्लीट कंबशन की बात करें तो सर यहाँ दो ही चीजें बनेगी, एक CO2 है, एक सर H2O है, और साथ में सर एनर्जी मिलती है। साथ में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो कि 24 ATP होती है। कितनी ATP, 24 ATP होती है। अब ये क्या होता है ATP, ये एनर्जी यूनिट्स हैं, जो कि आप जब लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रोसेस आएगा रेस्पिरेशन, उसमें आप पढ़ेंगे बायो के अंदर, ठीक है, इसी क्लास में, ठीक है। हाँ जी, समझ गए क्या बात को? तो भैया यहाँ से यहाँ पे जाने में सर एनर्जी निकल रही है, तो होगी ही ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वाई पूछा था ना, तो वाई की जगह ये आंसर लिख के भाग आना, ठीक है। क्या करना है,
आंसर लिख के सर भाग लेना है। इसको भी बक्से में कर देते हैं, चलो। फिर है ऑन व्हाट बेसिस अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। चलो इसको अभी बैलेंसिंग तो बताई नहीं तुम्हें प्रॉपरली, तो इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। लिख देता हूं मैं स्किप्ड, ठीक है। क्या लिख देते हैं? स्किप्ड। है तो बहुत ही छोटी चीजें, पर बैलेंसिंग में जब आएंगे तब बढ़िया से इसको भी टैकल करेंगे। व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन बकेट। अब बकेट में, बाल्टी में पानी है, उसमें हमने क्विक लाइम ऐड कर दिया। बेटा क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ पहले तो। क्विक लाइम क्या था सर? ये था कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और अभी मैंने बताया ये रिएक्शन बहुत बदनाम है, इतना बदनाम है कि यहां भी पूछी जा रही है। जब भी आप क्विक लाइम को पानी के अंदर डालोगे तो सर स्लेक्ड लाइम बन जाता है और बहुत सारी हीट निकलती है, चेंज इन टेम्परेचर के अंदर हमने देखा है कि नहीं? तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यही ऑब्जर्वेशन लिख देना कि सर ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे स्लेक्ट लाइम बनेगा, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और हो सकता है बकेट पिचक जाए या जल जाए, ठीक है। ओके, फिर चौथा है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। Why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? अभी हमने मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट किया नहीं, जैसे ही करेंगे, क्योंकि देखो ये एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, सारे A to Z हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। एनसीईआरटी A to Z एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा। आप लोग के रिस्पॉन्स बस अच्छा आना चाहिए, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेने का। आज इतनी बातें हो रखी हैं, अब उसको अंत करते हैं, क्योंकि आई होप 50 मिनट तक का वीडियो बन चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे की हम बातें कर रहे होंगे। तब तक क्लास 10th वाले बच्चों आप सभी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे जाके, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप नोट्स आज के लेक्चर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय हिंद बच्चों।